हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन ने बढ़ाई भारत की मुश्किलें, हम्बनटोटा के नजदीक आखिर भेज ही दिया जासूसी जहाज। सबसे बड़ी खबर दोस्तों बताएंगे, उसके बाद भारत ने क्या एक्शन लिया है, और इसी बीच आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां पर तालिबानी नेता को मारने के लिए नकली टांग में बारूद छिपा कर लाया था हमलावर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर कोलकाता एयरपोर्ट पर अचानक दूसरे देश के 9 फाइटर जेट की लैंडिंग से लोग हुए बहुत चक्के। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर क्या रहा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, क्यों अचानक दूसरे देश की लड़ाकू विमान ने दोस्तों भारत में एंट्री की है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां लाल किले से सबसे बड़ा ऐलान कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। तो हर तरह की जानकारी दोस्तों हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हर घर तिरंगे का दिल से और पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं दोस्तों, और आप भी 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने घर पर झंडा फहराएंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने बढ़ाई भारत की मुश्किल, हम्बनटोटा के नजदीक भेजा जासूसी जहाज। जी हाँ दोस्तों, चीन आए दिन अपनी नई नई हरकतों से भारत की चिंता बढ़ा रहा है दोस्तों। चीन चाह रहा है कि भारत उकसा करके उस पर वार करे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसी ही एक उकसाने वाली बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां अब उसके जासूसी जहाज ने, यानी चीनी जासूसी जहाज ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। चीन का जासूसी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक करता है। चीन का ये जासूसी जहाज दोस्तों श्रीलंका के हम्बनटोटा के नजदीक पहुंच ही गया। तो वहीं पाकिस्तानी वॉरशिप के कोलंबो में रुकने की भी खबर है दोस्तों, जिससे पहले बांग्लादेश में रुकना था, लेकिन बांग्लादेश ने वॉरशिप को अपने क्षेत्र में घुसने देने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी वॉरशिप PNS तैमूर को चीन ने बनाया है, जिसे 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तानी नेवी में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत के मना करने के बाद भी चीन का ये जासूसी जहाज नहीं रुका। जी हाँ दोस्तों, और हम्बनटोटा के नजदीक पहुंच गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना के इस जहाज को रुकने देगा, उतरने देगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारत इस चीज का पता लगते ही दोस्तों श्रीलंका के राजदूत को तलब किया है दोस्तों, इस पर कड़ी आपत्ति जताई। अब ऐसे में यही देखना होगा कि श्रीलंका भारत की बात मानता है दोस्तों, या चाइना की, जिसने हर मुश्किल घड़ी में श्रीलंका का साथ दिया है दोस्तों, उसकी बात मानेगा श्रीलंका, या फिर जिसने मुश्किल घड़ी में धोखा दिया है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है श्रीलंका का डिसीजन। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चाइना जिस प्रकार से बार बार दोस्तों भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, और श्रीलंका चाह रहा है कि भारत उसके साथ युद्ध करे दोस्तों, ऐसे में अब भारत को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बार बार चाइना भारत के मुंह में उंगली करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत को करारा जवाब देना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। इस वीडियो का अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान से खबर, तालिबानी नेता को मारने के लिए नकली टांग में बारूद छिपा कर लाया था हमलावर। जी हां, तालिबानी नेता शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की एक आत्मघाती हमले में हो गई है मौत। तालिबान और अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है दोस्तों। हक्कानी पर यह हमला उसके एक मदरसे में हुआ। हमलावर मूल रूप से एक टांग से विकलांग था, और उसने प्लास्टिक की एक नकली टांग लगा रखी थी, और इसी नकली टांग में उसने विस्फोटक छिपा कर रखा था, और बाद में डेटोनेटर की मदद से बम धमाके को अंजाम दे दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तालिबान सूत्रों के हवाले से खबर कंफर्म कर दी है। हालांकि बीते 15 दिन में यह दूसरी बार है जब राजधानी काबुल बम धमाके से दहल गया है। जी हां, तालिबानी प्रशासन के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने शेख रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत की पुष्टि की है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत के कोलकाता एयरपोर्ट पर अचानक दूसरे देश के 9 फाइटर जेट की लैंडिंग से चौंके लोग। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अचानक एक के बाद एक 9 लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। किसी और देश के लड़ाकू विमानों को देख एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए दोस्तों। दमदम एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमानों को देख लोग
लोग चकित एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री आश्चर्यचकित थे कि आखिर किसी और देश के लड़ाकू विमानों की कोलकाता में लैंडिंग क्यों हो रही है। काले पीले रंग के फाइटर जेट्स पर ब्लैक ईगल्स लिखा हुआ था। एक एक करके ऐसे 9 लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। काफी देर बाद में लोगों को पता चला दोस्तों कि ये सभी के सभी दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमान हैं। एक एक कर दमदम एयरपोर्ट पर उतरे 9 फाइटर जेट में कुल 40 लोग सवार थे। जी हां, कोलकाता से सटे दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर दक्षिण कोरिया के 9 लड़ाकू विमान T-50B में पायलट सहित 40 लोग सवार थे। आप सभी को बता दें दोस्तों कि ये सभी 9 के 9 लड़ाकू विमान ब्रिटेन से वापस आ रहे थे दोस्तों, और इनमें ईंधन कम पड़ने वाला था दोस्तों, जिसको देखते हुए इन्होंने भारत से बात करके दोस्तों कोलकाता के इस रनवे पर लैंडिंग कराई। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, चलता अगली बड़ी खबर की ओर, जहां ताइवान से आर पार के मूड में चीन 1 महीने पहले कमीशन हुई महाशक्तिशाली पनडुब्बी को भी कर दिया तैनात। जी हां, ताइवान को लेकर चीन अब आर या पार की मूड में नजर आ रहा है दोस्तों। यही कारण है कि सैन्य अभ्यास के खत्म होते ही चीनी प्रशासन ने श्वेत पत्र जारी करके ताइवान को दिए गए स्वायत्तता के ऑफर को वापस ले लिया है। जी हां दोस्तों, चीन के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जुलाई में कमीशन हुई अपने सबसे नई पनडुब्बी को भी ताइवान के पास तैनात कर दिया है। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी बताई जा रही है जो स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस है, और इसी कारण चीन की नई पनडुब्बी को डिटेक्ट करना मुश्किल है दोस्तों काफी। और ये पनडुब्बी कई तरह की एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस है। ऐसे में अगर ताइवान के खिलाफ चीन कोई सैन्य कार्रवाई करता है तो ये पनडुब्बी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां जो बाइडेन के बाद अब शी जिनपिंग जाएंगे सऊदी अरब। खाड़ी देशों में अमेरिका की बढ़ती पैठ से हुआ चीन बेचैन। जी हाँ दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते सऊदी अरब जाने वाले हैं। उनके भव्य स्वागत को लेकर सऊदी अरब में जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं दोस्तों। सऊदी प्रशासन चाहता है कि शी जिनपिंग का स्वागत पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार रियाद दौरे की तरह शानदार हो। पिछले महीने ही जो बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे थे, हालांकि तब उनके स्वागत पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जारी तनाव का सीधा असर देखने को मिला था। माना जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान प्रोटोकॉल तोड़कर शी जिनपिंग की अगुवाई के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं दोस्तों। शी जिनपिंग का यह दौरा चीन और सऊदी अरब के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिनपिंग चाहते हैं कि चीन की छवि सऊदी अरब के सहयोगी के तौर पर काफी मजबूत हो। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अब नई चाल चलने वाले हैं चीन? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर 6 साल बाद होगी भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात, जगह और तारीख हो गया है फिक्स। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच बैठक होने की संभावना है। यानी कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी और शहबाज शरीफ के बीच ये बैठक होने की संभावना है। राजनयिक सूत्रों ने मीडिया संस्थान को यह जानकारी दी है। डेली जंग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 15 से 16 सितंबर के लिए निर्धारित है, जहां संगठन के नेता क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठक करेंगे। जी हां, सूत्रों के अनुसार शहबाज शरीफ उस सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके दौरान उनके चीन, रशिया, ईरान के राष्ट्रपतियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने की संभावना है। सूत्रों ने आगे पुष्टि करते हुए कहा है कि 28 जुलाई की बैठक में एससीओ विदेश मंत्रियों ने दोहराया है कि एससीओ राष्ट्रों के प्रमुख इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हालांकि दोस्तों ताशकंद में बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी और भारतीय नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि सितंबर में भारतीय और पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों के बीच किसी भी बैठक की कोई योजना नहीं है। भुट्टो ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ का हिस्सा हैं और दोनों देश केवल संगठन की व्यापक आधारित गतिविधियों में एक साथ जुड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि बिलावल भुट्टो ने दूसरा बयान ये भी दिया है कि भारत हमारा पड़ोसी देश है, आपको याद होगा दोस्तों, और पड़ोसी को हम बदल नहीं सकते, इसीलिए जैसे हैं वैसे ही हमको रहना पड़ेगा दोस्तों। एक तरफ भारत के साथ संबंध बनाने की बात करते हैं दोस्तों और ऊपर ऊपर दिखाते हैं ये बात कहकर कि पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री के आपस में कोई मुलाकात नहीं होनी है। इससे दोस्तों आप साफ पता लगा पा रहे होंगे कि पाकिस्तान कितना ज्यादा ललान्वित है दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिलने को लेकर। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर दोस्तों आप सभी को एक अश्योरिटी जरूर हम दे दे दोस्तों कि भारत ने साफ कहा है कि हम पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ व्यापार के मुद्दों पर बात करने को तैयार है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर हम किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करने वाले। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर स्ट्रिक्टली एक बयान जारी कर दिया। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, और भारत का पाकिस्तान के साथ दोस्तों कैसा रवैया रहना चाहिए कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर हुए भीषण धमाके, रशिया के 9 लड़ाकू विमान तबाह। जी हाँ दोस्तों, क्रीमिया में रूसी वायुसेना के एक अड्डे पर हुए कई शक्तिशाली विस्फोटों में रशिया के 9 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमला यूक्रेन ने किया था और इससे दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के और भीषण रूप अख्तियार करने की आशंका है। रशिया ने मंगलवार को हुए इन विस्फोटों में किसी भी लड़ाकू विमान के क्षतिग्रस्त होने की बात से इनकार किया था और यहाँ तक कि उसने किसी तरह के हमले की खबर को भी खारिज कर दिया था। जी हाँ, तो वहीं उपग्रह से ली गई तस्वीरों में वायुसेना के एक अड्डे पर कम से कम 7 लड़ाकू विमानों में आग लगी नजर आ रही है और अन्य क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आतंकी मसूद अजहर के भाई के बचाव में आया चीन, यूनाइटेड नेशन में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर लगाया अड़ंगा। जी हाँ दोस्तों, कंधार अपहरण से पुलवामा हमले तक मुख्य साजिश करता रहा है रऊफ अजहर। जी हाँ दोस्तों, अब चीन लगा रहा है अड़ंगा। बता दें, ताइवान से विवाद के बीच चीन का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम जाग गया है दोस्तों। अब उसने संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद के आतंकी पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाले भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया है दोस्तों। दरअसल अमेरिका और भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में जैश सरगना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव में अब्दुल रऊफ अजहर पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने और उसकी संपत्ति को फ्रीज करने की मांग की गई थी, लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दिया है। अब्दुल रऊफ अजहर का जन्म 1974 में पाकिस्तान में हुआ था। अमेरिका ने दिसंबर 2010 में उस पर प्रतिबंध लगाए थे। चीन ने यह कहते हुए यूएनएससी में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगाई है कि उससे अभी प्रस्ताव को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2 महीने में यह दूसरा मौका है जब चीन ने यूएनएससी में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगाया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक आतंकी को सपोर्ट करना दोस्तों बहुत गलत माना जाता है, जो कि चीन ने करके दिखाया है दोस्तों। और सब में बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों के खिलाफ भारत और अमेरिका लेकर आया है दोस्तों, तो चाइना का मना करना तो बनता ही है दोस्तों, अड़ंगा लगाना तो बनता ही है, क्योंकि दोनों के दोनों देश चीन के लिए दुश्मन देश है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर एक हफ्ते से आर्मी कैंप के बाहर डेरा रात में घुसने वाले थे आतंकी, 4 घंटे तक गरजी AK-47। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार जम्मू कश्मीर को उरी बनाने की कोशिश की जाने वाली थी। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से ठीक 4 दिन पहले आतंकवादियों ने एक बार फिर से उरी हमले जैसी साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की पैनी नजर से वो बच नहीं पाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गुरुवार सुबह तड़के 2 आतंकवादियों ने सेना के शिविर पर फिदायीन हमला किया। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए। 4 घंटे तक चली गोलीबारी के बाद दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पारगल स्थित सैन्य शिविर के बाहरी घेरे के से अंदर आने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों ने देर रात करीब 2 बजे पहली बार गोलीबारी की। राजौरी से पारगल की दूरी 25 किलोमीटर है, जबकि जम्मू से 185 किलोमीटर है। हमला करने वाले दोनों फिदायीन संभवतः आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के थे। दोनों आतंकियों ने रात में ही शिविर में घुसने की कोशिश की। चौकन्ने जवानों ने भाप लिया, इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए दोस्तों। राजौरी आतंकी हमले में राजस्थान का एक जवान शहीद हुआ जो 16 जुलाई को घर से गए थे दोस्तों, और नवंबर में उनकी बेटी की शादी भी होनी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों वक्त का पता नहीं होता किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से हमारे जवानों को टारगेट किया गया दोस्तों, उन आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा दोस्तों? ऐसे में आप लोग मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। आखिर कैसे इन अपने 3 जवानों का बदला लिया जा सकता है दोस्तों इन आतंकवादियों से? सुझाव राय जरूर दीजिएगा और कमेंट में उन तीनों जवानों को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर गोटाबाया राजपक्षे पहुंचे थाईलैंड, इस शर्त के साथ मिली 90 दिन रहने की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के अपदस्थ राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे गुरुवार को अपना अल्पकालिक यात्रा पास समाप्त होने के बाद सिंगापुर से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई है कि
राजपक्षे सिंगापुर से बैंकॉक के लिए एक विमान में सवार हुए। थाईलैंड ने एक दिन पहले पुष्टि की थी कि उसे गोटाबाया की यात्रा के लिए वर्तमान श्रीलंका सरकार से अनुरोध मिला था। द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया के सवालों के जवाब में सिंगापुर के इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी ने कहा है कि राजपक्षे ने गुरुवार को सिंगापुर छोड़ दिया। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत में चीन सीमा के पास यूं ही युद्धाभ्यास नहीं करने जा रही अमेरिकी सेना, इसके पीछे छिपी है बहुत बड़ी चाल। जी हां, भारत और अमेरिका के सैनिक चीन की सीमा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के औली में 10,000 फुट की ऊंचाई पर एक जोरदार सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्टूबर महीने में होने जा रहा इस अभ्यास में दोनों ही देशों के सैनिक ऊंचाई वाले इलाके में जंग लड़ने के गुण सीखेंगे। ताइवान संकट को लेकर अमेरिका और चीन में चल रहे तनाव के बीच होने जा रहे इस अभ्यास पर चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स को तीखी मिर्ची लगी है। उसने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि इसका भारत के साथ रिश्तों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और इसी बीच विशेषज्ञों का भी कहना है कि भारत के साथ अमेरिका अभ्यास करके चीन को दो तरफा घेरने की बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका की सेना के बीच हर साल युद्धाभ्यास होता है। इस साल अक्टूबर महीने में भी 18 से 31 तारीख तक भारत और अमेरिका के सैनिक उत्तराखंड के औली में जंग लड़ने का अभ्यास करेंगे। जी हां दोस्तों, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ तन्वी मदान ने कहा है दोस्तों कि ये युद्धाभ्यास भारत की ओर से चीन को एक बड़ा संदेश है कि वो चीन को लेकर अपनी चिंता को किनारे नहीं रख रहा है या चीन को खुश करने के लिए अमेरिका से सहयोग करने से परहेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये युद्धाभ्यास इस बात का भी संकेत है कि भारत चीन को अपने भागीदारी के बारे में वीटो करने का अधिकार नहीं दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये युद्धाभ्यास होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए अपनी भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने कहा कि भारत से काट सा प्रतिबंध हटाने में देर नहीं करेंगे जो बाइडन। जी हां, भारतीय मूल के अमेरिकी प्रभावशाली कांग्रेसी सदस्य रॉ खन्ना ने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे भारत को विशेष काट सा प्रतिबंधों से छूट देने में जो बाइडन देर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें इससे खुद राजनीतिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को कांग्रेस के 300 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। एक और खबर की बात करें, जहां पर फिर ना लगाना पड़े लॉकडाउन, तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट। जी हां, दिल्ली में आधे मरीजों में पाया गया इसका वेरिएंट। बता दें, कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर से फेस मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये रफ्तार ना थमी तो फिर से लोगों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 का पता लगा है। दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में कोविड के मरीजों में ज्यादातर ये वेरिएंट पाया गया है। चिंता की बात यह है कि इसके फैलने की रफ्तार पहले वाले वेरिएंट से काफी ज्यादा है। 90 मरीजों पर किए गए अध्ययन से ये पता चला है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर लाल किले की प्राचीर से ये बड़े ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी जी, लोगों को होगा सीधा फायदा। जी हां, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषण में जरूरी और लंबे इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दाम को लेकर बड़ी घोषणा करेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से ये 9वां भाषण होगा। उन्होंने पहली बार साल 2014 में लाल किले से भाषण दिया था। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक जरूरी दवा की लिस्ट यानी नेलम में बड़े पैमाने पर बदलाव हो सकता है। अभी तक लिस्ट में 355 दवाएं हैं। साथ ही सरकार कंपनियों के मार्जिन पर कैप लगा सकती है। ऐसा होने की स्थिति में दवाओं के दाम 70% तक कम हो जाएंगे। सरकार इसको कई चरणों में लागू कर सकती है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां बिहार में सरकार तो बन गई लेकिन अब नए मंत्रिमंडल को लेकर फंस गया है पेंच। जी हां, नीतीश की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है 24 अगस्त को। 16 को कैबिनेट विस्तार होगा। क्या स्पीकर फंसा सकते हैं पेंच? आपको बता दे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। हालांकि नई सरकार का कैबिनेट विस्तार फ्लोर टेस्ट से पहले ही हो सकता है। इसके लिए 16 अगस्त की तारीख तय की गई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। तो वहीं अपने खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कृष्ण सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कृष्ण सिन्हा ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कहा है कि जब तक मैं इस पद पर हूं बाहर बयान नहीं दूंगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम ने पत्र भेजकर हमें विधानसभा सत्र बुलाने को कहा है। इस बारे में सचिव के पास सारी जानकारियां हैं। एक बार फाइल मिलने के बाद हम और जानेंगे। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अगस्त को बुलाया जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? क्या स्पीकर ने पेज फंसा दिया है? दोस्तों, क्या बीजेपी बाजी पलट सकती है? दोस्तों, जो भी आपको लगता हो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका। पशु तस्करी में टीएमसी नेता हुआ गिरफ्तार, 10 दिन की हिरासत में भेजे गए। जी हां, सीबीआई ने कल पश्चिमी बंगाल के पशु तस्करी केस में बोलपुर में छापा मारकर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया। मंडल टीएमसी के वीरभूम जिला अध्यक्ष हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने मंडल को गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल कराने अस्पताल लेकर गई। पशु तस्करी केस को लेकर ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई इस मामले में मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चाचा जी को तेजस्वी यादव का समर्थन। कहा मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं। जी हां, एनडीटीवी से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार जी के पास तजुर्बा है, नीतीश जी के पास प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव है। राज्यसभा को छोड़कर वो सभी सदनों में रहे हैं, वे केंद्रीय मंत्री भी थे। बताओ नरेंद्र मोदी जी पीएम बन सकते हैं तो नीतीश जी क्यों नहीं। ऐसे में दोस्तों, तेजस्वी यादव के इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। क्यों पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के हमेशा काबिल थे, काबिल है और काबिल रहेंगे दोस्तों, और क्यों नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार ने किया बहुत बड़ा ऐलान। सुनकर गदगद हुए लाभार्थी। जी हां दोस्तों, पीएम आवास के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद आप सभी को बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,95,00,000 पक्के मकान अलॉट करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 करोड़ पक्के आवास बनाकर दे दिए गए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे परिवार बाकी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इससे लाखों ग्रामीणों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपए होगा और इसमें नाबार्ड को लोन के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 18,676 करोड़ रुपए शामिल है। दरअसल सरकार इस योजना के जरिए पहाड़ी राज्यों को भी 90% और 10% के आधार पर पेमेंट करती है, जबकि बाकी केंद्र राज्यों का 60% और 40% पेमेंट होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार 100% पैसे खर्च करती है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें शौचालय बनाने के लिए भी इसमें मिलता है पैसा। जी हां दोस्तों, गौरतलब है कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए देती है, जो भवन निर्माण के अलावा दिया जाता है। जी हां दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये खबर थोड़ी भी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।